गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस टोकन्स। तो देखिए, टोकन होते क्या हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर जो छोटी छोटी इकाई होती है उसको टोकन कहते हैं। कहने का अर्थ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उस प्रोग्राम में आप चाहे कुछ भी लिखो, वो एक टोकन होगा। टोकन एक इंडिविजुअल इकाई है, ठीक है। टोकन के अंतर्गत यहाँ पर मतलब टोकन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। टोकन कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट हमारा है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स। ये 5 टोकन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स और ऑपरेटर। और टोकन में इनके साथ साथ में वाइट स्पेस और जो प्रोग्राम के सिंटेक्स होते हैं वो भी आते हैं। वाइट स्पेस का मतलब है, आप जब भी कुछ लिखते हो तो एक स्पेस देते हो बीच में, वो वाइट स्पेस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके कीवर्ड से शुरुआत करते हैं। देखिए, कीवर्ड क्या है। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड या सुरक्षित शब्द भी कहते हैं। ये वो होते हैं जिनका अर्थ एवं उपयोग किसी भी भाषा में पूर्व निर्धारित होता है और प्रोग्रामर जो होता है उसके द्वारा इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रोग्रामर केवल उचित स्थान पर इनका उपयोग कर सकता है। मतलब जैसे इनका जो लिखने का तरीका, जो भी इनका सिंटेक्स है, जो इनकी जो स्पेलिंग्स है वो निश्चित होती है। प्रोग्रामर इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है। और इनका उपयोग जो भी वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो स्थिरांक होते हैं, उनके नाम में नहीं किया जाता है। और दूसरे जो भी मतलब प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी आइडेंटिफायर्स के नाम देता है, मतलब खुद अपनी तरफ से जो भी नाम देना चाहता है, तो उनमें किसी में भी और कीवर्ड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे सी और सी प्लस प्लस दोनों भाषाओं में ही कीवर्ड्स होते हैं। सी प्लस प्लस में 32 कीवर्ड होते हैं, जिनमें सी प्लस प्लस में बढ़ाकर और 48 कर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं जो आपने देखे भी होंगे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है इंट है, फ्लोट है, मैन, इफ़, एल्स, फॉर, ऑटो, ब्रेक, गो टू, रजिस्टर। और भी मतलब जैसे क्लास है, स्ट्रक्ट है, कॉन्स्ट है। तो ये मतलब ये सब क्या है, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड है। मतलब इनका उपयोग किसी निश्चित काम के लिए ही यूज़र है वो करता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड आइडेंटिफायर आता है हमारा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जिनसे आइडेंटिफाई किया जा सके, जो पहचान करते हों, इनको पहचान के नाम भी कहा जाता है। प्रोग्राम में यूज़र अपनी तरफ से कुछ भी नाम देता है, जैसे किसी वेरिएबल का नाम देना हो, किसी कांस्टेंट का नाम देना हो, किसी फंक्शन का नाम देना हो, एरे का नाम देना हो, क्लास इत्यादि का नाम देना हो। तो ये सब के सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं, पहचान के नाम। क्योंकि यूज़र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने के लिए और ये नाम देता है। अब यूज़र नाम देता है तो नाम देने के कुछ नियम होते हैं, मतलब वो नियमों का पालन करते हुए ही और यूज़र किसी आइडेंटिफायर का नाम रख सकता है। तो चलिए वो रूल्स, वो नियम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो रूल है वो लिखा है कि केवल अक्षर, अंक और अंडरस्कोर का उपयोग हो सकता है। अक्षर, अंक और अंडरस्कोर। तो देखिए, कोई भी अगर आप वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब आइडेंटिफायर्स के नाम देते हो तो उनमें आप ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स हैं, ये कैपिटल्स में भी हैं और स्मॉल में भी हो सकते हैं।
0 to 9 तक ये डिजिट्स हो गए। और जो अंडर स्कोर होता है, देखिए अंडर स्कोर क्या है, एक डैश होता है और एक अंडर स्कोर। डैश यहाँ पर लगता है और अंडर स्कोर नीचे लगता है। जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पर 0, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 0-5, ये यहाँ लगा है, मतलब 0 से 5 तक। और एक ये जो अंडर स्कोर है ये यहाँ लगता है, यहाँ लगता है नीचे, ठीक है। तो अंडर स्कोर, अक्षर और अंक, इनका उपयोग करके आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम लिख सकते हो। सेकंड इसका जो नियम है वो है, आइडेंटिफायर के नाम अंक से शुरू नहीं हो सकते। मतलब किसी भी आइडेंटिफायर का नाम है वो आप अंकों से शुरू नहीं कर सकते, अक्षरों से करना होगा। वर्णमाला के जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उनसे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे व बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है। अगर आप, जैसे कोई नाम है जो हम एग्जांपल में देखेंगे आगे, वो अगर आप बड़े अक्षरों में लिखोगे, आप अगर कैपिटल लेटर्स में लिखोगे और वही नाम आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो दोनों को अलग अलग मानेगा। जैसे कैपिटल ए है और स्मॉल ए है तो ये दोनों को अलग मानेगा। फोर्थ आता है, आइडेंटिफायर्स के नाम में सुरक्षित शब्द का उपयोग नहीं हो सकता है। जितने भी कीवर्ड्स आए हैं आप उनका नाम अपने आइडेंटिफायर्स के नाम के रूप में नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर और मैं आपको ये जो नियम है इनके ये समझाऊंगा अभी। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, हमारा जो ये एक एग्जाम्पल, ये सारे मैंने आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, तो देखते हैं कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है। जैसे हम पहला देखते हैं कि n@1, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो नाम है इसका वो n से शुरू हो रहा है। तो n कैपिटल लेटर्स में है चाहे स्मॉल में हो। यहाँ पर n एक आइडेंटिफायर के रूप में हम यहाँ पर इसको देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो हमारे आइडेंटिफायर का जो नाम है ये सही होगा। 1NA लिखा है, यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, अंक से हो रही है और अंक से शुरुआत नहीं हो सकती तो ये नहीं है। यहाँ पर @12, तो यहाँ पर ये देखिए ये अल्फ़ाबेट्स में से नहीं आता है, ठीक है, स्पेशल वर्ड है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। मैन यहाँ पर देखें तो मैन क्या है, एक रिजर्व वर्ड में आता है, कीवर्ड में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सम यहाँ पर लिखा है, ये हमारा हो सकता है। और मान लीजिए आपने जैसे एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, आपने 3 नाम दिए, तो यहाँ पर ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। ये कैपिटल लेटर्स में है, ये स्मॉल लेटर्स में है, और ये जो कैपिटल लेटर स्टार्ट से हो रहा है और आगे स्मॉल में है। तो ये तीनों ही 3 डिफरेंट नेम है, ठीक है ना, 3 अलग अलग नाम है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे और बड़े अक्षर जो होते हैं वो अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है। तो ये है होता है हमारा आइडेंटिफायर्स का। नेक्स्ट हमारा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। देखिए
स्थिरांक ऐसा मान होता है, ऐसी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदली नहीं जा सके। मतलब क्या होगा डेफिनेशन इसका, वह निश्चित मान जिसे प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बदला न जा सके। ठीक है, उसे कांस्टेंट या स्थिरांक कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट हम बनाते हैं इनकी शुरुआत है वो कॉन्स्ट कीवर्ड से होती है। ठीक है ना, ये कॉन्स्ट यहाँ पर एक कीवर्ड है। अगर हमें कोई भी कांस्टेंट बनाना हो तो हमें कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे एक सिंटेक्स देखते हैं इसका। सिंटेक्स क्या होगा, जैसे हम कोई भी कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले उसका आएगा डेटा टाइप, फिर आएगा कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर कांस्टेंट का जो नाम है वो आएगा, और इक्वल उसकी जो वैल्यू है वो आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो देनी कंपलसरी है, जिससे वो कांस्टेंट बनेगा। एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट कॉन्स्ट a इक्वल 10। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इंटीजर प्रकार का कांस्टेंट बनाया है जिसका नाम है a और वैल्यू यहाँ पर 10। अब ये जो a है इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के, ठीक है, पूरे प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू 10 रहेगी। इसको किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा टोकन्स है वो आता है स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग क्या होती है, अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर देखिए आप कहीं पर भी अगर आप डबल कोट्स में कुछ लिखते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग, मतलब डबल कोट्स में आया है तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर आप सिंगल कोट में लिखते हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा। ठीक है, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर आते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, और डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब एक यहाँ पर बार बार ना जो नाम आ रहा है वो है वेरिएबल का, तो हम वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जिस प्रकार से कांस्टेंट होते हैं, देखिए वेरिएबल का नाम है, इसको चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि कांस्टेंट को हमने देखा कि ऐसी वैल्यू जिसको पूरे प्रोग्राम में बदला नहीं जा सकता, तो बस उसका उल्टा है यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं, मतलब ऐसा मान जिसको प्रोग्राम में बदला जा सके। ठीक है, वेरिएबल ऐसा मान होता है, ऐसा मान जिसे यूज़र द्वारा बदला जा सके, वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, चर कहते हैं इसको। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदल जाए। ठीक है, और ये जो वेरिएबल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल, और सेकंड होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जिसका प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम में जिसका स्कोप होता है, पूरे प्रोग्राम में काम में आता है, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। और किसी ब्लॉक या किसी खंड विशेष तक जो कार्य करे, मतलब किसी कोई फंक्शन है या कोई ब्लॉक है, केवल उसी के अंदर काम करेगा, तो वो उसके लिए लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एग्जांपल है जिसके द्वारा हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, और साथ ही साथ देखिए बता देता हूँ मैं आपको, यहीं पर ही बाद में भी आपके काम आएगा। एक यहाँ पर इस तरह से एक ऑपरेटर है। ठीक है,
ये जो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये डबल कोलन के रूप में इस तरह से एक ऑपरेटर है। इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये आइडेंटिफायर्स के स्कोप को डिफाइन करता है कि आइडेंटिफायर जो भी वेरिएबल्स वगैरह हम कुछ भी बना रहे हैं तो वो प्रोग्राम में कहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, हेडर फाइल है, हमने यहाँ पर लिखा है इंट x इक्वल 10। ठीक है, मेन फंक्शन हमारा मुख्य प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, लेकिन प्रोग्राम से पहले हमने लिख दिया है इंट x बराबर 10। ठीक है, मतलब प्रोग्राम से पहले ही, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमने x एक वेरिएबल बनाया है और इसकी वैल्यू दी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल बनाया ना x, इसको कहेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, प्रोग्राम शुरू हुआ मेन फंक्शन से, उसके बाद में मेन फंक्शन में हमने लिखा है इंट x बराबर 20। ठीक है, यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आता है सम। उस सम फंक्शन के अंदर हमने फिर से लिखा इंट x बराबर 30, यहाँ पे 30। ठीक है, 30 दे दिया। ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन किसके लिए, लोकल वेरिएबल टू सम फंक्शन। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, पूरे प्रोग्राम में काम करेगा। ये x यहाँ पर मेन फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, ये मेन फंक्शन के अंदर काम करेगा। ये x सम के लिए मेन फंक्शन है, ये सम फंक्शन में काम करेगा। ठीक है, सम के लिए यहाँ पर वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, तो ये सम फंक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रिंट किया हमने सी आउट से, सी आउट x बराबर %d और x की वैल्यू, और यहाँ पर भी 2 बार हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्कोप ऑपरेटर लगा है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो x बराबर वैल्यू प्रिंट होगी वो इससे सम फंक्शन के अंदर करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर x बराबर प्रिंट होगा 30, और इस लाइन से x बराबर प्रिंट होगा x की जो ग्लोबल वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू कौन सी है 10, मतलब इस लाइन से प्रिंट होगा x बराबर 30, और इस लाइन से प्रिंट होगा x बराबर 10। ओके, और इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, तो हम मेन फंक्शन में आ गए वापस। मेन फंक्शन में प्रिंट करते हैं सी आउट x बराबर %d x की वैल्यू, तो इससे मेन फंक्शन में x की वैल्यू कितनी थी 20, तो इस लाइन से प्रिंट होगा x बराबर 20। और फिर सी आउट, यहाँ पर भी देखिए ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी x के द्वारा और जो इस लाइन के द्वारा x की जो ग्लोबल वैल्यू है वो प्रिंट होगी, इससे प्रिंट होगा x बराबर 10। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर है, और साथ साथ हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।